आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी गेट यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग विगत वर्ष पूछे गए कथनों पर आधारित पाठचर्या को। और आज का अध्ययन प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बल ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी पाठचर्या लेकर के आते रहें। साथियों, आज के इस पाठचर्या को और देखते हैं आज का पहला कथन। पहला कथन है, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। किस विद्वान का यह कथन? काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। यह कथन है किसका? नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन कबीर के संदर्भ में किस? उत्तर में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। रामचंद्र शुक्ल जी को चुना राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। काफी रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास के संदर्भ में किस विद्वान का यह कथन है? इसका आपको जवाब बताओ। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर चुना आपने बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन मीरा के संदर्भ में है। इस कथन को पढ़ें उससे पूर्व साथियों, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना। जिन्होंने भी आज से पूर्व 9 बजे से पूर्व ऑर्डर किए थे उन सभी के ऑर्डर जो है डिस्पैच कर दिए गए हैं और शीघ्र ही उन्हें उनके ऑर्डर प्राप्त हो जाएंगे। विगत 2 दिनों सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ऑर्डर डिस्पैच करने में थोड़ा सा डिले हो गया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप धैर्यपूर्वक इंतजार कर लीजिएगा। 6 से 7 दिन लेके जाते हैं नॉर्मली आप तक ऑर्डर पहुंचने में। और साथियों, जिस पुस्तक के द्वारा हम इस पाठचर्या को आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें 9415 940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखना होगा आपको पीडीएफ 99 और प्रिंटेड बुक के लिए टाइप करना होगा हिंदी 2024 और इस कोड को सेंड कर देंगे आप 9415 940501 पर। हिंदी 2024 जो प्रिंटेड बुक है इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं प्रिंट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 99 रुपए का शुल्क पे करना होगा। साथियों, आप लोगों ने पुस्तक के प्रति जो अपना प्रेम स्नेह दिखाया है उसके लिए आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं और मुझे उम्मीद है यह पुस्तक आपको लाभान्वित करेगी। तो
पाठचर्या को वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं जहां पर हम लोगों ने ले लिया था विराम। पाठचर्या में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन क्या है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। यह मीरा के संदर्भ में किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने नाभा दास को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि जिस युग में कबीर जैसी तुलसी सूर जैसे प्रसिद्ध और महात्माओं की दिव्य वाणी उनकी अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्त युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह कथन इस विद्वान। और जवाब में आपने देखिए यह कथन किसका है? जिस युग में कबीर जैसी तुलसी सूर जैसे प्रसिद्ध और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यानी भक्ति युग और स्वर्ण युग, भक्ति काल को भक्ति युग और स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास ने। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि साधना के क्षेत्र में भी कबीर के संदर्भ में कहा जाता है कि युग युग के गुरु थे। उन्होंने संत काव्य का पथ प्रदर्शन कर साहित्य क्षेत्र में नव निर्माण किया। कबीर के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वह कौन है? तुलसीदास। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला कथन आपकी स्क्रीन पर। कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तुलसीदास रूपक के सम्राट। किसने कहा है? उत्तर में आपने राम प्रसाद मिश्र जी को चुना राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि बुद्ध देव के बाद उत्तर भारत के धार्मिक राज्य पर इस प्रकार एक छत्र अधिकार किसी का न हुआ। तुलसी के संदर्भ में किसका कथन? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन साथियों। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन किस विद्वान? तो जवाब में आपने किसको चुन लिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का यह कथन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। बिहारी लाल की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब या कमल का फूल। दोनों में सुवास है, भिन्न भिन्न सुगंध के प्रेमी हैं। यह कथन किसका है? कृष्ण बिहारी इसका कथन है। यह
कृष्ण बिहारी मिश्रा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन साथियों, जिस पुस्तक से साथियों या पाठचर्या लाई जा रही है, अगर उस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए पीडीएफ 99 और हिंदी के लिए हिंदी 2000, प्रिंटेड बुक के लिए हिंदी 2024 लिख करके भेजिए। निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि 1904 से 1939 के बीच फैले हुए 36 वर्षों के चिंतन का महत्वपूर्ण अंश चिंतामणि भाग 3 में संकलित है, जिसके बिना उसके विकास का कोई भी अध्ययन पूर्ण नहीं कहलाएगा। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नामवर सेन का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता और ना ही उसे छोड़कर। यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनाते हैं तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू है? जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनाते हैं तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे अगला कथन वो आगे बढ़ते हुए लिखते हैं कि नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं, नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। यह कथन किसका? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि आदिकाल नामक नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। यह कथन किसका? अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है। मैथिली, अवधी, खड़ी बोली पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और पुस्तक को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करिए, अथवा 9415940501 पर पीडीएफ 99 या हिंदी 2024 लिख करके भेजिए। प्रिंटेड बुक के लिए आपको जो है 259 रुपए देना होगा और कोड है हिंदी 2024, जबकि पीडीएफ के लिए 99 रुपए की सही धनराशि आपको देनी होगी। साथियों, लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया राज्य। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।